दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं स्टार प्रचारक बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को स्टार प्रचारक बनाया गया और जब प्रतिज्ञा ली तो उनसे इस्तीफा लिया गया। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी क्या जा करके क्या कह करके वोट मांगेंगे कि मेरे नेता को वोट दे दो, जो नेता देश की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर चाहता है। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए वोट मांगेंगे या लक्ष्मी गणेश के लिए वोट मांगेंगे या फिर पार्टी के एजेंडे पर वोट मांगेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देश की जनता तो दो तरह से गुमराह हो चुकी है ना। और खासकर दिल्ली की, जिस दिल्ली में लोगों ने जी खोल करके आप पार्टी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया और केजरीवाल जी ने उसके बाद तुरंत अपना चेहरा दिखा दिया। पहले वो भगत सिंह की तस्वीर लगा रहे हैं तो सारी युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता और खासकर दिल्ली की जनता जो जगह जगह पूरे देश भर से आकर के यहाँ रहती है, उसके दिल में कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर वास करते हैं, उनके विचारों पर वो प्रभावित हो रहा है, दुनिया प्रभावित हो रही है। तो ये देश कैसे बचा रह सकता है? तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को इस्तेमाल कर लिया। अब जब उन्हें लगा कि मैं डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को तो इस्तेमाल कर ही चुका हूँ और ये लोग मेरे खेमे में आ चुके हैं, तो अब उन्होंने कह दिया कि भी जो इधर नाराज़ हो रहे हैं लक्ष्मी गणेश वाले, अब उनको भी मना लेता हूँ। तो उनके लिए उन्होंने कह दिया कि देश की करेंसी पर उनका तस्वीर होना चाहिए। तो इस तरह से नेता का जो विज़न है वो क्लियर नहीं है। और नेता जितने भी हैं जब वोट मांगने आए तो जनता उनसे सवाल जरूर करे कि आपका 22 प्रतिज्ञाओं पर क्या स्टैंड है, ये क्लियर करिए। अगर आपका स्टैंड है कि यस तो ठीक है, हम आपको वोट देते हैं। और आपका स्टैंड ये है कि भाई हम इन प्रतिज्ञाओं से अनभिज्ञ और इनसे हम सहमत नहीं हैं, तो जाइए, हम आपको वोट नहीं देते। और देखिए, चुनावी वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं और चुनावी वादे 90% ऐसे होते हैं जो हो ही नहीं सकते। और इस देश की सबसे बड़ी जो इस समय सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो खुद ही कह रही है कि वो तो जुमले थे, तो बहुत सारे वो जुमले ये भी देंगे। और जुमले हो सकता है कि जिस तरह से इन्होंने अभी तक दिए हैं 90% के जुमले सामने आ चुके हैं इस बार, जब से ये 22 प्रतिज्ञाओं वाला कार्यक्रम हुआ है, और भी आ जाएंगे। और इस बार तो मुझे लगता नहीं कि देश की जनता इनके चेहरे को ना पहचानी हो। और दिल्ली की जनता इस समय एमसीडी चुनाव में ही पता कर देगी कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर जितना भी अभी तक लोगों को तस्वीरों के साथ बेवकूफ़ बनाया। बात आ रही है विचारों पर कि तस्वीर तो कोई भी रख सकता है, तस्वीर कूड़े में फेंकी जा सकती है, तस्वीर सड़क पर फेंकी जा सकती है, तस्वीर को इस्तेमाल कर करके कभी भी गलाया जा सकता है, पानी में गल सकती है, ख़राब हो सकती है, हवा में उड़ सकती है। लेकिन विचार स्थायी होते हैं, विचार इंसान के जीवन में उतारे जाते हैं, विचारों से परिवर्तन होता है, विचारों से पीढ़ियाँ बदलती है। तो अब बात सीधी सीधी विचारों पर है। तस्वीरें आपने इस्तेमाल करती, अब हम देखना चाहते हैं कि आप विचारों पर कितना चलते हैं। आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को जेल में जो भी वीडियो वायरल हो रही है, उन्हें बहुत अच्छी सुविधा मुहैया कराई है, मसाज मुहैया कराई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जातिगत मुजरिम होते हैं और जातिगत इनको जेलों से लेकर बाहर तक ट्रीटमेंट मिलता है। ये कहीं भी चले जाएं, जब ये जाति से उच्च होते हैं तो इनकी मसाज भी उच्च ही होती है। जब हमारा आदमी छोटी छोटी चोरियों में भी जाता है और जब हमारा नेता भी जाता है तो उसको सड़ा दिया जाता है। आपको याद होगा लालू यादव जेल के अंदर किस तरह से बीमार थे, उनका लगभग ट्रीटमेंट कराने के लिए भी वो घर से गुहार लगाई गई। आजम खान, दूसरे अभी एक जेएनयू के विकलांग प्रोफेसर जिनको जब पानी पीने के लिए उनको प्रॉब्लम थी, जूस पीने के लिए उनको प्रॉब्लम थी, इतने बीमार थे तो उनको एक स्ट्रो देने के लिए, एक पाइप देने के लिए भी जेलर ने और जेल के प्रशासन ने मना कर दिया था कि हम ये नहीं दे सकते क्योंकि ये इसमें नहीं आता सिस्टम में। और जहां आज वो जेल के अंदर बैठ करके एक अलग प्राइवेट रूम में मसाज करवा रहे हैं और 2 चेले चपाटे उनके चारों तरफ बैठे हैं, तो उनके लिए जेल हो या बाहर हो, उनकी सुविधा और ट्रीटमेंट उनका वीआईपी रहता है, क्योंकि जाति से उच्चता इस देश के अंदर कभी नहीं जाती, चाहे वो जेल में हो या जेल के बाहर। कोई व्यक्ति जात से ऊंचा है, अगर वो बीमार है, इसका इलाज हो रहा है, मसाज हो रहा है, दिक्कत क्या है? आप लोगों को परेशानी क्यों है? परेशानी तब है ना जब जात से ऊंचा उसकी हो रही है और जात से नीचा उसको 3rd डिग्री दिया जा रहा है। परेशानी है ना, फिर दोनों को समान दिया जाए। 3rd डिग्री के साथ आप देखिए, आज जितने भी केस देश के अंदर हैं, आप अभी पिछले 3 सालों में, यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी बहुत सारे पत्रकार उठाए गए, चुपचाप उठाए गए और चुपचाप उठा करके उनको लगभग 2-2, 1.5 साल जेलों में रखा गया। जब कसूर, अभी पीछे में संदीप पुनिया, उनको उठाया गया, एक और थे साथी, उन्होंने एक वीडियो डाल दी, उनको उठाया गया। वीडियो जो 1990 की बनी हुई फिल्म का एक वीडियो वो डाल देते तो केवल इसी अपराध पर उनको उठा लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ठीक है कोई गलती नहीं, छोड़ दिया। तब तक आदमी की हड्डियां तोड़ देते हैं, उसके शरीर की मसल्स को तोड़ देते हैं, इतना हार्म कर देते हैं कि वो बाहर आकर के इस लायक ही नहीं रहता कि शरीर से कुछ अच्छा कर सके। तो ये सारा इनके साथ
देश के अंदर जुडिशरी से लेकर के नीचे मजदूरी तक, अगर आप कहते हैं कि देश में जातिवाद पर आप बात कर रहे हैं या जातियों की वजह से आप उनको कह रहे हैं कि उनको मसाज मिल रही है, तो क्या दिक्कत है? आप ऊपर से नीचे तक देखिएगा, जब आप ऊपर की ओर छंटनी करेंगे तो ये ज़्यादा दिखाई देंगे जो जाति से ऊंचे लोग हैं। जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको छोटी जाति, जिनको ये सताते हैं, जिनको हकमारी बरसों से कर रहे हैं, वो आपको ज़्यादा संख्या दिखाई देगी। लोग बड़ा कंफ्यूज हैं। आपकी लड़ाई किससे? केजरीवाल से, मोदी जी से? दिल्ली पुलिस जो है, आप जिस दुनिया की बात कर रही है, दिल्ली पुलिस उठाई थी, और दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है, तिहाड़ जेल जो है दिल्ली सरकार के अंडर में है। लड़ाई किससे है? देखिए, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई उस विचार से है जो किसी एक तबके के ही खिलाफ काम करता है और किसी एक वर्ग विशेष को ही ऊंचा बनाए रखने के लिए, सुविधाजनक बनाए रखने के लिए, उसके बच्चों के आगे तक पीढ़ियों का जोड़कर बनाए रखने के लिए काम करता है। हमारी लड़ाई ना तो मोदी जी से है, ना केजरीवाल जी से है, ना किसी जाति विशेष से, ना किसी जाति नेता से है, न किसी पार्टी विशेष से है। लड़ाई है उस सिस्टम से जिस सिस्टम के अंदर लाखों करोड़ों लोग हर दिन दमित किए जाते हैं। लड़ाई है उस सिस्टम से जिसमें महिलाओं को पीछे रखा जाता है। लड़ाई है उस सिस्टम से जब आप इंटरव्यू करते हैं तो जाति का सर्टिफिकेट देख करके आपको पास किया जाता है। लड़ाई है उस सिस्टम से जब आप EWS का कोटा देते हैं तो 10% रिजर्वेशन आप उनको दे देते हैं और उनका क्राइटेरिया ये रखते हैं गरीबी का कि 8 लाख वाला ब्राह्मण गरीब है और 2.5 लाख वाला जो जिसकी सालाना इनकम है, जिसका केवल 20-22 हज़ार रुपये महीने की सैलरी वाला आपको जो है SC गरीब दिखाई दे रहा है और 8-8.5 लाख वाला ब्राह्मण भी आपको गरीब दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये बताइए, जब गरीबी का क्राइटेरिया, गरीबी का लेवल जो आपने रखा है, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जिसकी 8 लाख सालाना आय है वो सवर्ण गरीब है, ठीक है। जब वो गरीब है तो वो टैक्स नहीं देगा ना। अब टैक्स मान लीजिए, टैक्स जब गरीबी का आंकड़ा 8 लाख पर हो गया तो 8 लाख के नीचे वाला जो है वो टैक्स क्यों दे? वो टैक्स पेयर क्यों बने सरकार के अंदर? लेकिन फिर भी SC ST OBC वाला 2.5 लाख सालाना इनकम वाला तो आपके लिए वो उसका गरीबी का आंकड़ा 2.5 लाख पर है और आपके सवर्ण का 2.5 लाख छोड़ करके उछाल मारकर 4 गुना ऊपर जा करके 8 लाख पर है। ये क्या है? यही तो है जाति की श्रेष्ठता। जहां पर आपका सवर्ण क्लास गरीब है वहां पर हमारा आदमी अमीर भी नहीं आपके लेवल पर पहुंच रहा है। आप देखिए, वो 62,000 रुपए की सैलरी महीना कमाने वाला क्या गरीब ब्राह्मण गरीब कहा जाएगा? वो दरिद्र हो गया, वो सुदामा हो गया, वो बेचारा हो गया। वो कैसे बेचारा हो गया जिसकी 62,000 रुपये महीने की इनकम है? और वो कैसे अमीर हो गया जिसकी 20,000 15,000 में जो पूरे दिन की हड्डियाँ गलाता है? वो आपके लिए जो है उधर वो SC का 22,000 पर गरीब है और आपका 62,000 पर गरीब है। यही है जातिगत भेदभाव और यही है जातिगत बंटवारा, यही है जातिगत देखभाल, यही है जातिगत कंडीशनिंग कि आप आरक्षण भी और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जितने भी हाई कोर्ट हैं सब में बैठे हुए वो लोग, सुनाने वाले वो लोग और फैसला जिनके पक्ष में जा रहा वो भी वही लोग। तो देने वाला और लेने वाला वो आपस में बांट रहे हैं एक दूसरे को, भाई भाई बंटवारा चल रहा है। यहाँ पर देश की जनता मूर्खों की तरह देख रही है इनको कि हाँ जी आज फैसला सुनाया जाएगा। क्या फैसला सुनाया जाएगा? फैसला जिनके पक्ष में सुनाया जा रहा है, सुनाने वाले उन्हीं के पक्षधर हैं, उन्हीं के घर वाले हैं, उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के भाई भतीजे दामाद हैं। आप मुझे बताइए जुडिशरी में और कौन है? 4 परिवारों के अलावा कितने परिवारों को अभी तक आज़ादी के बाद में यहाँ मिला है? 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इनको जुडिशरी से बाहर कर दिया था कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता। ये न्यायिक चरित्र इनके जीन्स में ही नहीं है, इनको जो है न्यायिक प्रणाली में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब से अंग्रेज यहाँ से गए 1947 के बाद में पूरी न्यायिक प्रणाली इनके कब्जे में है। देश के अंदर हर आप अगर चपरासी भी बनते हैं तो उसका इंटरव्यू होता है, उसका एग्जाम होता है। लेकिन क्या जो देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था है उसमें इंटरव्यू है? क्या उसमें एग्जाम है? नहीं है। यही है, परिवार से चल रहा है एक आप बताइए गरीब को न्याय कैसे मिल जाएगा? जातिगत में सताए गए लोगों को न्याय कैसे मिल जाएगा? जो मनु के पुत्र हैं, जो मनु की व्यवस्था को मानते हैं, वो लोग महिलाओं को समानता में न्याय कैसे दे सकते हैं? आप बताइए। जो अपने हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिसमें महिला को नरक का द्वार कहा गया, क्या वो महिला के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं? नहीं दे सकते, और ना आज तक ऐसा हुआ है। तो ये देश के अंदर सबसे पहला तो कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, जहाँ से न्याय मिलता है, जहाँ गरीब की उम्मीद टिकी होती है, जिसको सरकार से अलग और जिसको संविधान के अंदर सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वो न्यायिक प्रणाली आज़ाद होनी चाहिए इन मनुवाद।